अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कौम से अपना पहला खिताब किया। इसके ऊपर मिला जुला रद्द अमल आ रहा है अवाम का। हमारे तज्ज़ियाकार इस बारे में क्या सोचते हैं, कैसे रेट करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पहले खिताब को, हम जानेंगे प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया 6 दिन की डेडलाइन को दोहराया और कहा पूरी तैयारी से आएंगे, इसके लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से इस दफ़ा उन्होंने प्रोटेक्शन मांगने का कहा है या मुतालबा किया है, जिसके लिए वो मंडे को पिटिशन भी दायर करेंगे। एक और चैलेंज दिया है उन्होंने सबको। उन्होंने चैलेंज किया कि जो PTV पर हमला हुआ था, पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, वो सारा केस फ्रॉड है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत केस बनाया। लेकिन तशवीश की बात इसमें ये कि एक मुबैना ऑडियो भी थी जिसमें आरिफ अलवी और इमरान खान को गुफ्तगू करते हुए मुबैना तौर पर सुना जा सकता था। वो ऑडियो भी सुनिए, उसके बाद आगे जरा मुद्दा रखते हैं और फिर अपने तज्जियाकारों की राय भी जानेंगे। भाई साहब, मेरी एक दरख्वास्त ये थी, ये PTV के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा ठीक है, because you see, it's all a forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is on, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो जो जॉइंट सेशन पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन है। अच्छा, रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज ड्राफ्ट कर ली थी कि MQM वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ, हम इंतजार करते थे, 2:30-3 बजे तक फोन आया नहीं। मगर बात तक तय हो गई कि प्रेस रिलीज ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना। फारूक सरकार से भी काफी तफसील अभी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आज भी आपका आज ट्राई करेंगे। You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. तो बात है, दे रहा हूँ, ठीक है, करता हूँ। ये मुबैना ऑडियो आपने सुनी, न सिर्फ ये बल्कि उस वक्त जो लाइव कवरेज हो रही थी, जो कंटेनर के ऊपर से खड़े होकर लीडरान ने ऐलान किए, वो भी सबने देखे। अब ऐसे में जो इमरान खान चैलेंज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा सवाल कुछ यूं है अपने तज्जियाकारों के लिए कि क्या इमरान खान PTV हमला केस को झूठा करार दे रहे हैं, ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं? के ऑप्शंस हैं हमारे तज्जियाकारों के पास। आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं महमद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बेनज़ीर, कहते हैं इमरान खान के फ्रॉड है PTV केस, क्या दुरुस्त कह रहे हैं? अलीना, मैं तो हाँ की ही ऑप्शन लूँगी, इसलिए क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत अभी नहीं है कि इमरान खान साहब ने के कहने पे PTV पे हमला हुआ। ये जो ऑडियो है इसका कोई फोरेंसिक नहीं हुआ और ये एडमिसिबल भी नहीं होगी अदालत में जब तक हम ये नहीं साबित कर सकते कि इसको किसने रिकॉर्ड की। दूसरी बात यह है कि जब ये अदालत में केस चला तो वहाँ से भी इमरान खान साहब भी और आरिफ अलवी साहब भी जो हैं वो बरी हो गए थे और वहाँ पे भी यही बात हुई थी कि कोई सबूत नहीं है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान को इस केस के साथ लिंक करना। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी तक कोई सबूत इसलिए नहीं है, तो इमरान खान साहब की जो बात है वो सही है। एक और बात जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मैं देख रही थी, वो इंटरेस्टिंग इस हिसाब से थी कि ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब फिर से अपील कर रहे हैं लोगों को कि अब का जो लॉन्ग मार्च होगा, जो पता नहीं उनके 6 दिन वैसे कब शुरू होंगे, हम तो पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि 6 दिन। खैर, जब अब का लॉन्ग मार्च होगा उसमें लोगों ने निकलना है और मेरे ख्याल से क्योंकि PTI को अंदाज़ा है कि पिछले जो उनका लॉन्ग मार्च था उसमें ख़ास तौर पे पंजाब में से ज़्यादा लोग नहीं निकले थे, जो इनके गढ़ समझे जाते हैं पंजाब में, जो इनके हलके समझे जाते हैं, जैसे फैसलाबाद, सियालकोट, जेलम, यहाँ से मुल्तान, यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं निकले। और इसका अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि अगर हम वो जो डिटेंशन ऑर्डर हैं वो पढ़ें तो पूरे पंजाब में कोई तकरीबन 1700 लोग गिरफ़्तार हुए हैं। और सियालकोट से जहाँ पे उस्मान दार साहब जो कह रहे थे कि हम हर हालत में डी चौक जाएंगे और वो टाइगर फोर्स, और वहाँ उनके शहर में सिर्फ 14 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, डिटेन हुए हैं। जेलम से 13 लोग, फैसलाबाद से 40 लोग। तो ये जो PTI के जहाँ पे सबसे ज़्यादा समझा जाता है वोटर है, सपोर्टर है, वहाँ से इतने कम लोग निकले हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि बड़ा मुश्किल होगा लोगों को निकालना। एक तो गर्मी है और दूसरा एक और चीज़ बस मैं अलीना ये कहती चाहूँ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं चाहूंगी जरा धरना जब होता है, धरने के लिए एक छोटी सी एक चीज़ यहाँ पे बस ऐड, क्योंकि शाहजेब खानजादा साहब की खबर के मुताबिक
इसके ऊपर पार्टी में दो राय पाई जाती है। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है बेनज़ीर जो आपने रेज किया है, और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर हम आके सेकंड राउंड में डिटेल में बात भी करें। ज़रा PTV के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान ने क्योंकि चैलेंज भी दे दिया है, महमल आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए लीना, पहली बात तो ये है कि चले मुबैना ऑडियो और बाकी चीज़ों को तो आप छोड़े, लेकिन जब ये PTI हुकूमत में आई थी तो उसके बाद आप देखिए कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस के बारे में क्या बात, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, उन्हें इस चीज़ से मसला नहीं है कि अगर ये केस जो है ये यानी उनकी जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं अगर वो वापस लेना चाहें। और इमरान खान साहब का भी आपने देखा, फिर उसके बाद फिर फैसला क्या आता है, इनकी हुकूमत में आने के बाद इनके ऊपर क्या फैसले आते हैं, इनके को एक्यूज जो थे जो बाकी सारे नॉमिनेटेड थे उनके क्या फैसले आते हैं। तो इस वक्त तो अदालतों ने ये बात की है कि जी प्रोसिक्यूशन और वो आप चीज़ें तब्दीलियाँ नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त की अदालतों ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, हालांकि हुकूमत उस वक्त PTI की थी। फिर आप ये देख लीजिए कि चेयरमैन नैब का जो एक इंटरव्यू होता है जावेद चौधरी साहब के साथ, उसके अंदर वो क्या बात करते हैं कि नैब के ऊपर क्या प्रेशर है क्या नहीं है, और एक वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी लग रही है और वो चाहते हैं कि वो परसू करें। फिर उनकी एक वीडियो आ जाती है, उसके बाद बहुत सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। मालम जब्बा का भी अगर आप केस उठा के देख लें, वो नैब पेशावर हाईकोर्ट के ऊपर डाल देती है, पेशावर हाईकोर्ट कहती है हमने तो आपको ये बात की नहीं थी। फिर आप ये देखिए जब चौधरी बरादरान जो इनके एलाइज थे और अभी भी हैं, जब वो नाराज होते हैं तो उनके ऊपर जो केसेस थे, गालिबन 3 केसेस थे, वो जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर आप खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर केस होता है, वो केस किस तरह से नैब मुल्तान से जो है वो फिर लाहौर में मुंतकिल हो जाता है, और फिर उसके बाद वो एक बिल्कुल जो है पता ही नहीं चलता कि ये चीजें किधर चली हैं। तो बात ये है, और उसके अलावा भी अगर आप देखें ना लीना, बात यह है कि अगर आप देखें कि ये कहते हैं कि हम हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज का देखिए बिल्कुल हक सबको है, हमने कभी ये बात डिनाई नहीं की, लेकिन आप इनके दौर की भी अगर वीडियोज उठा के देख लें तो उसके अंदर किस तरीके से पुरअमन एहतजाज, वो बलोच स्टूडेंट्स हों, वो पश्तून हों, वो और लोग हों, वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, कोई भी हो इस तरह के, उनके ऊपर किस किस्म के हमने देखा है कि उनके साथ भी किस तरह से हैवी हेडेडनेस हुई है इनके दौर के अंदर भी। तो मेरा तो इसके अंदर कि ये बात दुरुस्त, इस केस को इस तरीके से झूठा करार देना सिर्फ इस चीज के ऊपर क्योंकि उन्होंने कह दिया, वो दुरुस्त नहीं है। जाहिर बात है इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमने पिछले दौर में भी देखा कि जब भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आए हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये लेकिन अच्छा, इस चीज से मेरा एक सवाल है भट्टी साहब, भट्टी साहब और कहे कि वो ये है, तो फिर वो भी तो फिर ये हो सकता है ना कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इन पोजीशन, वो भी आपके ख्याल में गलत है? हाँ, असर और रसूख उसमें भी हो होनी चाहिए उसके बाद। अच्छा ठीक। अच्छा, एक भट्टी साहब, एक यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लीडरान वर्कर्स को लेके आते हैं, एक उनको एक चार्ज माहौल होता है, ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ पर सारे किसी भी हद तक पहुँचने को तैयार होते हैं कि अगर उनकी बात ना मानी गई, ऐसे में फिर ऐलानात भी ऐसे हो रहे होते हैं। अक्सर क्या होता है कि लीडर्स कहते हैं कि जी अगर कारकुनान हमारे हाथ से निकल गए या उनके जज्बात इतने भड़के हुए थे कि उन्होंने खुद से ये कर लिया तो इसमें अब हमारा क्या कसूर? क्या ये कहना दुरुस्त होगा? क्या इस तरह से अगर इमरान खान साहब या आरिफ अलवी साहब अपने आप को जस्टिफाई करते हैं तो ये दुरुस्त होगा? देखिए मैडम शेख, आपने इस सवाल को एक नया एंगल दिया है। लीडरशिप को या सियासतदानों को जब वो कंटेनर पर हों, जब वो स्टेज पर हों, उनको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी बात का असर बहुत आगे तक जाता है। जो आगे खड़े होते हैं, जो सारा कुछ जला के कश्तियाँ आते हैं, वो उनकी हर बात को फुल स्टॉप कामा के साथ बर्दाश्त करते हैं, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। इमरान खान का धरना जिस 2014 की बात जो हो रही है, उसमें कफन पोश भी आए, कब्रें भी खुदी, बिल भी जलाए गए, सिविल नाफरमानी की भी बात हुई, वज़ीर आज़म हाउस के दरवाज़े पर भी मुजाहिरीन पहुँचे, पुलिस को फेंटियाँ भी लगीं, पार्लियामेंट का जंगला भी टूटा, PTV में भी लोग घुसे, और इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की आपने टेलीफोन कॉल भी सुनाई जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मतलब लव और वार में सब कुछ जायज़ है, नवाज शरीफ के इस्तीफ़े के लिए मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाए। और आरिफ अलवी साहब की कराची में गाड़ियाँ जो रोकने की बात थी कि कोई गाड़ी नहीं चलेगी कराची की सड़कों पर है, लेकिन इमरान खान इसमें मुल्ज़म है। मैं अभी तक कोई हमें सबूत नहीं मिला। पार्लियामेंट का जंगला कैसे टूटा? जब आप बहुत ज़्यादा टीयर गैस, मैंने आपको बताया ना ये कल परसों जो आंसू गैस पकड़ी थी, तो मैं नीचे आया, नीचे मतलब कि 3rd फ्लोर से मुझे नीचे जाया नहीं जा सका।
आपकी मुस्कुराहट को सलाम, सवाल ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो फिर टीयर गैस जब फेंकेंगे तो आप यानी बेहोश कर देंगे, तो उसके बाद क्या वो जो बाहर एक जंगला सा है जिसका तकद्दुस इतना है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो, झूठ बोले जाएं, फ्रॉड किए जाएं, धोखे किए जाएं, वो जायज़ है। जंगला जो है उसका तकद्दुस टूटा है। इमरान खान साहब को इतला दी जाती है कि पीटीवी में लोग घुस गए हैं। ये नहीं कहा कि आपके हुक्म के मुताबिक हमने पीटीवी पे कब्जा कर लिया, घुस गए। वो कह रहे हैं ठीक है, ओके कर रहे हैं। यहां वो ओके ना करते तो इससे निकल जाते। यहां ओके का मतलब है कि उन्होंने कहा कि गो अहेड, जो कि नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से उन्हें। तो आप बाकी इनका केस अदालत में भी है, इमरान खान साहब मुस्तकिल जमानत पर भी हैं, तो वो भी है। लेकिन आज की जो इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा ऑप्शन हाँ में लिखिए, इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक कोई सबूत ना दें, उनको मुल्ज़म ना करार दिया जाए, तब तक हम कैसे कहें कि वो इसमें शामिल थे। और आखिरी बात, कानून साजी का उन्होंने बहुत अच्छा किया जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, जो कल कौमी असम्बली में हुई है। ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको चैलेंज करना चाहिए। ये आपस में ही नैब के मुल्ज़मान यानी करप्शन को जायज़ कर दिया इस मुल्क में इन्होंने। लेकिन ये जो भट्टी साहब आप बात कर रहे हैं, आपने कह दिया कि जी बराह रास्त उनके कोई मुलव्वस होने का सबूत नहीं। फिर मेरा सवाल यही कि क्या अगर लीडरान एक ऐसी पोजीशन में जहां पर वो जो अपने कारकुनान हैं, जो उनके एक हुक्म का वेट कर रहे हैं, उनको बयान ये देते हैं, उनको इस तरह की मैसेजिंग दे रहे हैं कि अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी करो, तो क्या वो कसूरवार ना हुए, क्या वो मुलव्विस ना हुए, तब भी उनको करना ठीक होगा? एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, मज़हर अब्बास साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं, चैलेंज किया आज इमरान खान ने कि जो पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस था वो एक फ्रॉड था। मज़हर अब्बास साहब, क्या राय है आपकी इसके ऊपर, क्या ये दुरुस्त है? और जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा कि अगर लीडरान उसमें इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो या वो अवाम के जज्बात को इतना भड़का दें कि वो किसी भी नहज तक पहुंच जाए, तो क्या ये सबूत इनफ नहीं है? ये सबूत कंसिडर नहीं होगा इन्वॉल्वमेंट का? ये फैसला तो अगेन अदालत को करना है, और अदालत ने जो इस सिलसिले में अब तक काम किया है वो मायूस कुन है। उसकी वजह यह है कि पीटीवी एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और एक कौमी इदारे पर फर्ज करें उस दिन, और बदकिस्मती या खुशकिस्मती से उस दिन मैं उसी जगह पे मौजूद था जब ये सब कुछ हो रहा था। फर्ज करें उधर जाके कोई शख्स न्यूज रूम में घुसता और खिताब करना शुरू कर देता, और वहां बैठे जो है वो जितना भी जो कुछ भी कहना चाहता है वो कह लेता। क्या ये कौमी सलामती का मसला नहीं था? क्या ये बड़ा इससे बड़ा और संगीन वो जुर्म हो क्या सकता है कि आपने एक सरकारी इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर लिया? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किन जगहों की हिफाजत होती है अगर कोई अटैक हो जाए या कोई कू हो जाए? पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान जो नेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। उस वक्त दो जमातें थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, एक पीटीआई थी, दूसरी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की थी। और जितने एक्टिविस्ट ज्यादातर मुझे नजर आए जो पार्लियामेंट पर भी अटैक कर रहे थे और जो पीटीवी पर भी, उसमें ज्यादातर लोग पैट के नजर आए थे। उसमें होंगे पीटीआई के, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पीटीआई के लोग उसमें शामिल नहीं हो। लेकिन ये अगेन फिर वो ये कि अगर आप कॉन्स्पिरेसी में जाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी क्या थी, ये फैसला किसने किया था, तो उसमें शायद इमरान खान को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। जो कॉन्वर्सेशन है उसमें एक नुक्ता जो है जिसके कुछ शवाहिद मेरे पास हैं, और वो था एमक्यूएम के हवाले से जब वो बात करते हैं, और उसके हकायक ये हैं कि उसमें चौधरी सरवर जो उस वक्त गवर्नर थे, उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उसमें डॉक्टर इशरतुल इबाद, और डॉक्टर इशरतुल इबाद को ये मैसेज दिया गया था कि आप अल्ताफ हुसैन को ये पैगाम दें कि 2 दिन के लिए एमक्यूएम कराची और हैदराबाद को बंद कर दे। और लेकिन उसको लंदन की अप्रूवल नहीं हासिल हुई, क्योंकि वहां से मैसेज आया कि अगर उन्होंने बात करनी है, जिन लोगों ने भी मैसेज दिया था, उन्होंने अगर बात करनी है तो डायरेक्टली लंदन से बात की जाए। तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा रही हैं। तो जिस लिहाज से, जिस अंदाज में ये केस को टैकल करना चाहिए था, उस अंदाज में टैकल ही नहीं किया। अब मैं यहाँ कैसे कहूं कि इमरान खान जिम्मेदार है अगर अदालत कहे कि इमरान खान जिम्मेदार नहीं है?
कि अदालत अगर डॉक्टर आरिफ अलवी को बरी कर दे तो मैं कौन होता हूँ, जो जाएं अपील में जाएं, अपील में गए। लेकिन इस केस की सही मानों में तहकीकात हुई नहीं। इस तरह के वाकयात बहुत खतरनाक होते हैं कि अगर आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन पर कोई जाके कब्जा कर ले। अलीना जी बेनजीर, अलीना आप इंसाइटमेंट की बात कर रही हैं कि क्या जो लीडर होता है अगर वो इंसाइट करे एक मॉब को तो वो जिम्मेदार होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। मुझे नहीं पता कि अदालत में क्या दलाइल दिए गए, लेकिन जब ये हमला हुआ तो क्या इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की? क्या उन्होंने अपने वर्कर्स से कहा या जो भी जा रहे थे हमला करने कि ये ना करें या रोकने की कोशिश की या कोई ऐसा ऐलान किया हो? लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब एक तरह से आपको लगा कि ठीक है, अगर हो रहा है तो हो रहा है। और आपको कैसे पता कि वो आपके वर्कर हैं या किसी और के वर्कर्स हैं? क्या आपने कोई इंटरनल पार्टी इन्वेस्टिगेशन की पता कराने के लिए कि हुआ क्या? बेनजीर, अगर ऐसा है तो फिर आप अभी भी क्यों समझती हैं, या आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगी? नहीं, मैं अपना आंसर नहीं चेंज करना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास कहीं ना कहीं है। अच्छा, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन अच्छा ओके, लेकिन मैं कह रही ठीक है मैडम, जो अभी तक तहकीकात हुई है उसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता अदालत में क्या दलाइल दिए गए दोनों तरफ से, लेकिन इंसाइटमेंट जो होती है वो एक लीडर। लेकिन मजहर साहब का यहाँ पर पॉइंट बड़ा तगड़ा लगता है और उनकी राय मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़ी प्रिवेल करती है कि तहकीकात इसकी पूरी तरह से हुई नहीं है। भट्टी साहब जल्दी से ऐड कीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मैडम शेख, आपका सवाल आज, आपका जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा अहम है। क्या किसी सियासतदान को, पार्टी हेड को स्टेज पर खड़े होकर वायलेंस या कोई वायलेंस जज्बात उभारने चाहिए? नहीं उभारने चाहिए। जो आपके सवाल का है कि ये हमने हाँ का क्यों ऑप्शन लिया, अगर बयानात पे करें तो यस इन्वॉल्व है वो, लेकिन हमने क्यों लिया? क्योंकि उनको मुल्ज़म नहीं करार दिया गया, मुजरम नहीं करार दिया गया, मुजरम। दूसरी बात है इसमें आखिरी दो जुमले, दो चीज़ें हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है, शहबाज शरीफ कहते हैं कीमे वाले नान खा के वापस जाएं। एक है इमरान खान साहब जो कहते हैं अच्छा हो गया, वेरी गुड। अब इसमें कौन फैसला करे कि कौन ज्यादा इन्वॉल्व है? सर मेरा ख्याल है इसमें तो कोई, मेरा ख्याल है इस चीज के ऊपर तो कोई मुकाबला भी नहीं बनता ना। मेरा ख्याल है इस चीज के ऊपर तो बल्कि अक्रॉस द बोर्ड मजम्मत होनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो। एग्रीड, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। इनको स्टेज पर खड़े होकर खुदा के लिए आग लगा दो, जला दो, मार दो, उड़ा दो, तबाह कर दो, सर लेकिन ये नहीं करना चाहिए। सर लेकिन फिर यहाँ पर ये डिबेट भी शुरू हो जाती है कि जब आप आवाम को लेके निकलते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हमें अपने मकसद के लिए जाना है। क्या आपकी आवाम इतनी केपेबल है कि अगर आप उनको कहेंगे रुक जाओ तो वो रुक जाएगी, अगर आप उनको मना करेंगे कि ये नहीं क्रिएट करना तो वो करेगी? मैं मना। एक सवाल मेरा ये है कि देखिए हम लोग यहाँ पर ये बात होती है अभी भी जिस तरह होती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। अभी भी जो भट्टी साहब तो कई बार इस चीज के ऊपर बात कर चुके हैं कि जी ये कैबिनेट के लोग या वजीर आजम इन सब पे मुकदमे हैं या जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है इन पे मुकदमे हैं, तो अब ये पावर में आगे क्या? आप मुझे बताएं कि जब प्रोसिक्यूशन इमरान खान साहब के केस में या पीटीवी के केस में ये उनकी हुकूमत आने के बाद, फिर अगर उनकी हुकूमत आने का हेलीकॉप्टर केस खत्म हो जाता है और भी बेतहाशा है ना, बिहार की रिपोर्ट उनकी अपनी हुकूमत की थी, उसके बाद क्या हुआ? जब ये चीजें होती हैं तो क्या उनका ये सिर्फ दावा मान लेना कि वो दुरुस्त है, वो ठीक है बात कि जुडिशरी ने क्या फैसला किया वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर का कोई अपील होगी या क्या चीज होगी, लेकिन बात ये है कि ये उनका दावा मान लेना कि वो। और मजहर भाई से तो मेरा इस चीज के ऊपर कि ये लॉन्ग मार्च में साईं उस्मान बुज़दार साहब किधर थे? आता ठीक है, टी चौक में आपने देखा नहीं वो थे खड़े नारे लगा। ये बहुत, ये है $1 मिलियन सवाल, ये है $1 मिलियन सवाल। इस सवाल के बाद तो ब्रेक लेना बनती है जी, इस सवाल के बाद तो ब्रेक। चले ठीक है जी, मजहर साहब को जवाब देना, इसका बनता भी है जवाब देना। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी। बुनियादी सवाल के जवाब में मेरा पैनल डिवाइडेड है। मजहर साहब गो के ऑप्शन नहीं लेते हैं कोई हाँ या ना का वाजे, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि जो अदालत में तहकीकात हुई पीटीवी हमला केस से मुतल्लिक वो पूरी तरह से हुई नहीं और होनी चाहिए थी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम जरा जो कल खिताब किया है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, उसको रेट करवाएंगे अपने एनालिस्ट से। पाकिस्तान के अवाम ने मुतालबा किया
कि इस नाअहल और करप्ट हुकूमत से उनकी फौरी तौर पर जान छुड़ाई जाए। ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने मिलकर अवाम के मुतालबे पर लब्बैक कहा। हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। 3 दिहाइयों की अवामी खिदमत के सफर के दौरान ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो साबिक हुकूमत अपने 4.25 साल की बदतरीन हुक्मरानी के बाद पीछे छोड़ गई। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज कबूल किया। हालांकि ये हकीकत हमारे सामने वाज़ेह थी कि इस तबाही से निकलने और मुल्क को बेहतरी के रास्ते पर गामजन करने के लिए अनथक मेहनत और वक्त दरकार होगा। आलमी इदारों ने गवाही दी कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से पहला खिताब, जहां वज़ीर आज़म ने आवाम को रिलीफ देने के लिए एक पैकेज का ऐलान किया, वहीं बहुत सी दीगर बातें भी की और एक डायरेक्शन बताई कि उनके और इत्तेहादियों की हुकूमत जो अगली उनकी मुद्दत है 1-1.5 साल तक किस तरह से लेके चलेगी मुल्क को, अपने प्लान्स का भी बताया। अब जो अवाम है इसके ऊपर मिला जुला रद्द अमल दे रही है। कुछ लोगों ने बड़ा पसंद किया और इस बात को सराहा कि बड़े अरसे बाद किसी ने इकट्ठा सबको लेके चलने की बात की है, चाहे वो इत्तेहादी हो या अपोजिशन में बैठे इमरान खान हो, सबको एक साथ लेके चलने की, आगे बढ़ने की बात की है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्होंने तनकीद का भी निशाना बनाया, खासकर इस बात को कि वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ठीक है, इंतजामात तो आगे देखेंगे कि वो किस तरह से संभालते हैं और देखते हैं कि जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करते हैं या नहीं, लेकिन जो एक करिश्मा चाहिए होता है लीडर बनने के लिए, एक जो पर्सनैलिटी चाहिए होती है लीडर बनने के लिए, वो उसमें काफ़ी लैक कर रहे हैं। हमारे तज्जियाकार कितने नंबर देते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहले खिताब को? 1 से 10 तक उनके पास ऑप्शंस हैं, 10 सबसे ज़्यादा, 1 सबसे कम। भट्टी साहब, आप कितने नंबर देंगे? हाय मैडम शेख, हाय आपकी एंड पे मुस्कुराहट, हाय मैं कुर्बान जाऊं मैडम शेख। अच्छा, पहली बात यह है कि घबराहट ज़्यादा वज़ीर आज़म के कुर्बान जाएं, बताएं कितने कुर्बान जा रहे हैं? 1 से 10 तक कितने नंबर? नंबर क्लियर कर दे पहले। घबराहट ज़्यादा वज़ीर आज़म, सहमा वज़ीर आज़म, रोबोट वज़ीर आज़म, हारा हुआ शख्स की बॉडी लैंग्वेज, हारे हुए शख्स की, एतमाद की कमी, टेलीप्रॉम्प्टर। लेकिन चूंकि मैं नंबर इनको इसलिए दे रहा हूं कि खुद मुल्ज़म हैं कई केसों में, तजादात भरा चूं का मुरब्बा इत्तेहाद है। हर वक्त लंदन फ़ोन करते हैं, भाईजान मैं बाहर निकला नहीं दफ्तर तो निकल जावा। मरियम नवाज साहबा कभी शाबाश दे रही है, छोटे बच्चे को नहीं देती शाबाश, शहबाज वेरी गुड शहबाज, गो हैड शहबाज, और ऊपर से टके टोकरी हुकूमत कर रही होती है इनकी कि छोड़ दो, परे मार दो, क्या ये क्या गंद उठा के फिर रहे हैं। तो इसलिए इनको 4 नंबर दे रहा हूँ। लेकिन इन्होंने 2-3 जो बातें की हैं मैडम शेख, वो ये है कि 200% रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई बढ़ाकर 2000 की खैरात, मतलब 28 अरब का रिलीफ पैकेज। तो वो हजरात जो 1200 अरब का रिलीफ पैकेज इमरान खान साहब का कहते थे ये ऊँट के मुंह में जीरा है, वो इसके फ़ज़ाइल हमें ना सुनाएं। दूसरा है कि IMF में फंसा दिया। आप तो अहल थे, आपने तो निकलना था, आपने कहा कि हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, तो क्यों गए? और गरीबों पर बोझ नहीं डालेंगे, क्यों डाला? तीसरा है यूटिलिटी, आखिरी बात, यूटिलिटी स्टोर पर आटा 10 किलो का थैला 400 का। शहबाज शरीफ साहब, आज भी मैंने आटा मंगवाया 490 का मिल रहा है, और वो जो 20 किलो का है वो 800 या 960 से 980 का मिल रहा है। तो हजूर वो आप पता नहीं कहाँ से मैं आटा, अगर आपकी कोई ब्रांच है असली वाली तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ से आटा ले आऊँ। सर मेरा ख्याल है अमल दरामद 1-2 दिन में किस हद तक हुआ इसके ऊपर एक जरा जायजा रिपोर्ट कार्ड भी करेंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, 4 नंबर दे रहे हैं। भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब कितने नंबर देंगे? देखिए, पहली चीज ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब, जस्टिस नासरा इकबाल, शीरी मजारी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और जिन खवातीन के साथ जो सलूक किया गया उनसे माजरत से अपनी तकरीर शुरू करते तो मुझे बड़ी खुशी होती। इसमें कोई हर्ज नहीं था। जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक था। आप एक ऐसे वक्त में अपोजिशन को दावत दे रहे हैं जब उससे एक दिन पहले आपकी हुकूमत जिस रियासती तशद्दुद का उनके साथ सलूक किया गया वो अफसोसनाक था। एक जो इतनी जमातें हैं जो खुद इन चीज़ों से निकल चुकी हैं, उसकी हुकूमत अगर इस तरह का कोई करे
तो अफसोसनाक हुआ, बहुत ही मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का, जिस तरह ट्रीटमेंट किया गया। पीटीआई की भी गलती होगी, इमरान खान की भी गलती होगी, बेशुमार गलतियां हैं उनकी सियासी अंदाज में बहुत ज़्यादा। और अब भी वो अगर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि अपने एहतजाज को थोड़ा सा रिव्यू करें। रिलीफ क्या दिया आपने? 30 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे इंक्रीज करने के बजाय के बाद 2000 रुपए। इस पे मैं 2 नंबर से ज्यादा और क्या दूं? अगर आप 10,000 रुपए करते तो मैं 10 नंबर देता। लेकिन ऐसे में देखिए, आपको आप बुनियादी तौर पे जो कुछ 2 नंबर दे रहे हैं मजहर अब्बास साहब। अच्छा, वो ये कहते हैं कि उसकी जो तरजीह पेश की आज वजीर खजाना ने, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो कहते हैं कम से कम जो लोग जिनके पास सवारी भी नहीं है, जो किरायों के बढ़ने से परेशान हो जाएंगे, उनको कम से कम ये थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ उनके लिए किया है। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। बेनज़ीर, कितने नंबर देंगी आप? अलीना, मैं 7 नंबर दूंगी। मेरे ख्याल से कुछ बड़े अच्छे नुकात थे उनकी तकरीर में। उन्होंने जो जिन इश्यूज़ पे हम उनको सुनना चाहते थे उन पे उन्होंने बात की, जैसे दहशतगर्दी पे बात की, मईशत पे बात की उन्होंने। और जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी उनकी तकरीर में वो ये थी कि उन्होंने आखिर में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की, अक़लियतों के, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में बात की, जो एक बड़ा अच्छा पैगाम है। ये एक बहुत अच्छी उनका एस्पेक्ट था। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि मैं अपने सियासी जो मुखालिफिन हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आएँ, मेरे साथ बैठें और बेहतर पाकिस्तान हम बनाएं। ये ख़वातीन ने पेपर, मजहर अब्बास साहब ने 2 नंबर दिए हैं। अलीना, एक सेकंड में देखें, ऑन पेपर तो बहुत अच्छी तकरीर थी। अच्छा, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट होगी या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि पहली तकरीर तो इमरान खान साहब की भी बहुत अच्छी थी, उसमें भी उन्होंने ये सारी बातें की। लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? क्या जैसे मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि क्या वो पीटीआई से बातचीत करेंगे, क्या उनको कोई ऑलिव ब्रांच देंगे, क्या उनको पार्लियामेंट में वापस लाएंगे, क्या अक़लियतों के लिए कुछ करेंगे, कोई कानून साजी करेंगे, कुछ ख़वातीन के लिए कुछ करेंगे, ये जो रिलीफ पैकेज है क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा या नहीं? तो सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तकरीर तक तो बहुत अच्छी थी, अब देखना पड़ेगा कि ये तकरीर से आगे भी कुछ होता है या नहीं। हम भी रिपोर्ट कार्ड उनको इन चेक रखेंगे। बेनज़ीर, जल्दी से फरमा दीजिएगा, अभी आपने ख़वातीन के नुक्ते के ऊपर बड़ी तारीफ़ की। मजहर अब्बास साहब इसी नुक्ते के ऊपर थोड़े नालायं वज़ीर आज़म से। वो कहते हैं कि जो पकड़ धकड़ हुई एक रात पहले, उससे पहले पीटीआई की ख़वातीन के साथ, उसके बाद उसके ऊपर मजम्मत कम से कम करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। जो पंजाब में हुआ यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, वो बिल्कुल गलत था और उस पर बात उनको करनी चाहिए थी। ये मेरे ख्याल से वैसे ये जो खिताब था ये बहुत पहले होना चाहिए था। और इस पे ये सारी जो स्ट्रैटेजी उन्होंने आज हमें बताई है उनको पहले बतानी चाहिए थी, बल्कि आते साथ ही, इक़्तिदार में आते साथ ही कोई खिताब होना चाहिए ताकि हमें डायरेक्शन पता चले। काफ़ी देर पिछले 1-8 महीने से तो हमें पता ही नहीं। अच्छा, ये मजे की बात है, एक जो तनकीद हो रही है, जैसे बेनज़ीर ने कहा बड़ी देर कर दी मेहर वहाँ आते आते, तो महमल एक तनकीद ये भी हो रही है कि बड़ा स्लो खिताब था वज़ीर आज़म साहब का। थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वज़ीर आज़म थोड़ा तेज़ करें, थोड़ा सा कुछ करें। आपको ऐसी फील आई क्या? कितने नंबर देंगी? देखिए अलीना, प्रेजेंटेशन के 3 नंबर निकाल दें, कंटेंट के उनको 7 नंबर मिलने चाहिए। आप प्रेजेंटेशन जो आप बात करिए स्लो थे, या आपने जिस तरह शुरू में कहा कि वो करिश्मा या वो चीजें थी, लेकिन बात ये कि ये एक जो था खिताब, ठीक है पहले होना चाहिए था बाद में, लेकिन कल के ये पेट्रोल प्राइसेस के डिसीजन के बाद के लिए खिताब था ये बेसिकली, क्योंकि पता है कि एक इन्फ्लेशन आने वाली है तो गरीब लोगों को जो है उनको एक रिलीफ देने के, रिलीफ पैकेज के ऊपर मेनली जो खिताब था वो उसके ऊपर था। और एक्चुअली कल भी जो बात हमने की, मैं वो बात दोहराऊंगी कि जितनी ये टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं गरीबों को, गरीब आवाम को, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाली है तो वो देनी चाहिए। अनटारगेटेड को ये जितना कम कर सकते हैं, जो कि अमीरों को या दूसरों को जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसको जिसका बेनिफिट होता है वो कम करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये तो करना चाहिए। फिर बाकी भी उनकी जो बातें थी, उन्होंने कहीं इसके अंदर कोई दुश्मनी की बात नहीं की। बेनज़ीर ने भी जिस तरह पॉइंट्स रिकंसिलिएशन के और बाकी उठाए, बात ये कि ये कम से कम ऐसा खिताब था कि जिसके अंदर हमने आजकल जितनी सियासी पोलराइजेशन है, हमने देखा कि उस सियासी पोलराइजेशन को ये उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। ये यानी कि एक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। हाँ जी, जो हम पहले बड़ा दिलचस्प इस वक्त मुझे मेरा पैनल नजर आ रहा है। एक ऐसा किताब था, बस बड़ी दिलचस्प लग रही है। जी बेनज़ीर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी देर बाद हम ऐसा एक खिताब सुन रहे थे जिसमें मैं कम था और हम और आप ज़्यादा था।
और इंसाइटमेंट भी नहीं। और फिर भी मजहर साहब 2 नंबर दे रहे हैं, न्यूज कास्टर फिर भी मजहर साहब 2 नंबर दे रहे हैं, भट्टी साहब 4 नंबर। साहब की तकरीर की जंग नहीं थी। अगर किसी न्यूज कास्टर को दे दी जाती कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर वो कर ले, ये साथ बैठ के भाईजान को फोन करके कहते भाईजान जरा करीब तू देखो मैं चंगा लग रहा, भाईजान कपड़े कैसे पहने, भाईजान ठीक है आज मैं तो कोई फिल्म की तो शूटिंग नहीं हो रही थी ना, कंटेंट पे नंबर दे रहे हैं। भट्टी साहब प्लीज, नहीं भट्टी साहब एक मिनट। अलीना, हाँ अलीना देखिए मैंने क्यों 2 नंबर। जी मजहर साहब जल्दी से। हमारा टेलीप्रॉम्प्टर और नोट्स बुरे लगते हैं, खुद टेलीप्रॉम्प्टर तकरीर। मजहर साहब, अलीना देखिए मैंने क्यों 2 नंबर दिए। देखिए एक ऐसे मौके पे जब लोग बिल्कुल महंगाई तले दबे हुए हों तो आपकी बातें अच्छी नहीं लगती, अमल अच्छा लगता है। कल अगर वो बड़ा टारगेट है जिस तरह भी मैमल कह रही थी, आप कर देते मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल के उसमें कमी कर देते, सब्सिडी देते के लिए, बस में ट्रैवल बसों तो अच्छा लगता। मुझे ये अल्फाज क्यों अजीब से लग रहे थे। एक दिन पहले लोगों को मार रहे हैं आप, उसके बाद आप अपोजिशन को एक दिन पहले देते ना अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। आप मारने के बाद, पिटाई करने के बाद, जो है कंटेनर्स लगाने के बाद, आप लोगों को और फिर पेट्रोल की प्राइसेस इस तक बढ़ाने के बाद आप लोगों को रिलीफ अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपको लगा ये सिर्फ जबानी जमा खर्च अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, पहले कुछ अमल दरामद होता तो फिर अच्छा लगता। भट्टी साहब आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, मैंने उस वक्त आपको जवाब नहीं लिया, लेकिन भट्टी साहब आप बातें करें टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने की, तो सर एक्सटेम्पोर भी जब पढ़ा जाता था तब इसी पैनल पे बैठ के आप तनकीद कर रहे होते थे कि वजीर आजम साहब आपने ये क्या स्टैट्स कोट कर दिए, ये क्या गलत फिगर्स कोट कर दिए। सर चले कोई बात नहीं, कम अज कम लिखा हुआ पढ़े, सही तो पढ़े। जनाब आप लोग घर बैठे हुए क्या नंबर देंगे बस हम शहबाज शरीफ के कल के खिताब को? हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर आगाह कीजिएगा। बड़ी दिलचस्प हमारी स्क्रीन लग रही है जहां पर बेनज़ीर और महमल ने 7 नंबर दिए हैं, 3 नंबर प्रेजेंटेशन के काट लिए हैं और मजहर अब्बास साहब ने 2, इशाद भट्टी साहब ने 4 नंबर दिए हैं। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।